इस दिवाली को बनाए खास उत्कर्ष के साथ। उत्कर्ष क्लासेस के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में पाए पशु परिचर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट और AA जैसे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन याद रखें, ये ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो देर ना करें और आज ही अपनी तैयारी की शुरुआत करें। इंस्टॉल नाउ। जय हिंद सभी को। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने हमारी अंतिम चर्चा में कुछ सवाल देखे थे, अब अपन उन सवालों से थोड़ा सा आगे चलने वाले हैं। एक बार फटाफट से सारे बच्चे जो हैं इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और आज बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और उससे पहले आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है, वो है उत्कर्ष के द्वारा इंडियन आर्मी के बैच जो है ऑफलाइन, जिनमें GD, क्लर्क, टेक्निकल और NA के जो बैच हैं आपके उत्कर्ष के ऑफलाइन सेंटर पर 25 नवंबर 2024 से जो है संचालित किए जाने हैं। आप में से जो कोई भी इंडियन आर्मी में GD, क्लर्क, टेक्निकल, NA इन सब की प्रिपरेशन में लगा हुआ है, या आपका कोई भाई दोस्त लगा हुआ है, तो उत्कर्ष के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और ज्यादा वो बेहतर कर सकता है। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और आज का पहला प्रश्न आपसे क्या कहता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। सवाल है, नर्मदा किस पर्वत श्रृंखला से होकर बहती है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। यहाँ बात नर्मदा नदी की हो रही है, तो बात करें यदि नर्मदा नदी की, तो इसके संदर्भ में अपने को कुछ तथ्य पता होने चाहिए। नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला से निकलती है? सतपुड़ा। ध्यान देना, इसमें कई सारी छोटे छोटे पर्वत श्रृंखलाएं आती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो राजपीपला, ये टूटा हुआ है कई हिस्सों से, इसलिए इसके अलग अलग नाम है। राजपीपला है, गाविलगढ़ है, एक है महादेव और एक है मैकाल। राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और मैकाल, ये इस तरह से अलग अलग छोटी छोटी चोटियां हैं, जिनमें यदि मैं बात करूं तो मैकाल रेंज के अंदर एक अमरकंटक है, महादेव के अंदर इसकी ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और बात करें महादेव में ही आपके जो है क्या है, आपके पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में पड़ता है और महादेव पर्वत श्रृंखला के अंदर, महादेव पर्वत में है। मैकाल में यहाँ पर क्या है? अमरकंटक। ये क्या है? अमरकंटक। ये अमरकंटक क्यों बताया? ये इसलिए क्योंकि यहीं से आपकी 2 नदियों का उद्गम होता है। कि सर बात तो एक नदी की हुई थी, बिल्कुल, लेकिन यहाँ से 2 निकलती है। कौन कौन सी? तो एक निकलती है आपकी नर्मदा, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी हो जाएगी, और एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम क्या है आपकी? तो इसका नाम है सोन। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है यहाँ से। बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं, चलो मैं इसी तरफ लिख लेता हूँ। नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं यानी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो इसकी ट्रिब्यूटरी देखिएगा, यानी सहायक नदियां देखिएगा कौन कौन सी हो जाएगी। तो इसकी सहायक नदियां हो जाएगी आपकी तवा, शेर, हिरन और शक्कर। तवा, शेर, हिरन और शक्कर इसकी सहायक नदियां हो जाएगी। इस पे 3 आपके जलप्रपात पड़ते हैं। 3 इस पे क्या पड़ते हैं? वाटरफॉल पड़ते हैं। 3 जलप्रपात पड़ते हैं मुख्य रूप से। इस पे 3 वाटरफॉल या जलप्रपात कौन कौन से? एक तो है कपिलधारा, एक है सहस्त्रधारा और एक है धुआंधार। एक कौन सा है? धुआंधार। कपिलधारा, सहस्त्रधारा और धुआंधार, ये आपके क्या पड़ते हैं? 3 वाटरफॉल पड़ते हैं। इसी के बाद में यदि मैं बात करूं तो इस चीज को और अच्छे से समझिएगा, और वो क्या है आप लोगों के लिए, इस पर अलग अलग आपके डैम बने हुए हैं। अलग अलग क्या बने हुए हैं? डैम। जैसे बात करें यदि तो इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, माहेश्वर, बरगी, माहेश्वर, फिर एक है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर कहाँ है आपके? तो सरदार सरोवर तो पड़ता है गुजरात में, और बाकी ये 3 कहाँ पड़ते हैं? तो ये 3 पड़ते हैं आपके कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अच्छा, इसी में एक चीज़ और समझना, और वो क्या आती है? इसमें तो सतपुड़ा हो ही जाएगा। ये जो नर्मदा नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है। क्या नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये बनाती है एस्चुरी। ये क्या बनाती है आपकी? एस्चुरी बनाती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। क्लियर यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, और अगला देखिएगा। भारत में पंचायती राज प्रणाली जो है
ये किस दिन इसकी शुरुआत की गई? भारत में पंचायती राज प्रणाली की जो सर्वप्रथम शुरुआत है नागौर के बगदरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1959 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। आई भाषण में यहाँ तक कि चल, लेकिन ये सक्सेसफुल हुआ नहीं था। आई भाषण में यहाँ तक कि ये क्या हुआ था? सक्सेसफुल हुआ नहीं था। चोल वंश जो है पेंटिंग के लिए जाना जाता है, ठीक है। थार मरुस्थल कहाँ है? तो इजी क्वेश्चन है। चलो, भारत में निर्वाचन आयोग जो है ये कौन से अनुच्छेद में जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी दी गई है? फटाफट से बताइएगा। चलिए, वेरी गुड। तो ध्यान देना, इसमें कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 324। इसका संबंध जो है आपकी ये किससे आता है? तो निर्वाचन आयोग से आता है। निर्वाचन आयोग जो है इसकी क्या काम करता है? तो चुनाव करवाने का कार्य करता है। इसके बाद में आगे देखिएगा, तालवाद यंत्र छोड़िएगा। ताजमहल का निर्माण किस व्यक्ति ने करवाया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और हुमायूं। तो इसके बारे में अपन पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अहमद लाहौरी, उस्ताद इंशा खां, ठीक है। इनमें दो नाम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अकबर के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? औरंगजेब ने किसका निर्माण करवाया था? ये सारी चीज़ें अपन देख चुके हैं। हुमायूं के बारे में एक आपको बेसिक डिटेल याद रखनी है कि हुमायूं ने दीनपना नगर की स्थापना करी थी। हुमायूं ने किसकी स्थापना करी थी? तो एक ये याद रखना, हुमायूं ने दीनपना नगर की स्थापना करी। दीनपना नगर की स्थापना की। अगर आपसे पूछ ले कि दीनपना नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आप क्या कहोगे? दीनपना नगर की स्थापना हुमायूं के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? हुमायूं के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिएगा, लेटेराइट मिट्टी भारत के किस भाग में पाई जाती है? उत्तरी भाग में, दक्कन के पठारी क्षेत्र में, थार मरुस्थल में, या फिर आपके हिमालयी क्षेत्र में? तो जो भी हिमालयन रीजन है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपके लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी अगर मैं बात करूं इसमें, तो ये निक्षालन या लीचिंग की प्रक्रिया से निर्मित होती है। कौन सी? तो निक्षालन, या इंग्लिश में इसी को कह देते हैं लीचिंग। लीचिंग प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होती है। निक्षालन या लीचिंग की प्रोसेस के द्वारा इसका निर्माण होता है। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो चाय, कॉफ़ी, और बात करें यदि, तो ये आपके जो है लेटेराइट मिट्टी काजू उत्पादन के लिए भी फेमस है। इसमें नाइट्रोजन भी कम मिलता है, फास्फोरेट भी कम मिलता है, कैल्शियम भी कम मिलता है, और ह्यूमस की मात्रा भी इसमें कम मिलती है। ये एकमात्र ऐसी मिट्टी है जिसमें सारी चीज़ें कम है, और इससे ईंटें बनाई जाती है, इसलिए इसे ईंट वाली मृदा भी कहते हैं। इसे ईंट वाली मृदा भी कहते हैं। कैसी मिट्टी कहते हैं? तो इसे ईंट वाली मृदा भी कहते हैं, क्योंकि ये किसका निर्माण करती है? तो ईंटों का निर्माण करती है, इससे ईंटें बनाई जाती है, ठीक है। चलो फटाफट से देख लो इसे। नेक्स्ट देखो, ठीक है, हिमालयन क्षेत्र हो जाएगा इसमें, और पर्वतीय भागों में पाई जाती है। पर्वतीय भाग कौन कौन से? तो पर्वतीय क्षेत्र मतलब जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड,
पश्चिम बंगाल, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। अगला देखिएगा, भारत का कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है इनमें से? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश है कितने? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से ये एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा और इसकी राजधानी कौन सी है? कावारती है या कवरती है, कावारती या कवरती। बाकी सारे भारत के क्या हो जाते हैं? राज्य। भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? अब तो नाट्य इतना याद हो गया कि भरतनाट्यम आप देखते ही बता दोगे कि सर तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखो, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। हिंद स्वराज पुस्तक जो है ये किसके द्वारा रचित आती है? तो यहां ध्यान देना, हिंद स्वराज किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में लिखी थी ये पुस्तक। महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने 2 आश्रम स्थापित किए। दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम स्थापित किए, और ये 2 आश्रम कौन कौन से थे? तो एक आश्रम का नाम हो जाएगा आपकी टॉल्स्टॉय, और एक आश्रम का नाम हो जाएगा फिनिक्स। एक का हो जाएगा आपके टॉल्स्टॉय और एक क्या हो जाएगा? फिनिक्स। ये 2 आश्रम स्थापित किए थे। एक इन्होंने यहाँ पर न्यूज़पेपर भी चलाया था। तो इनके न्यूज़पेपर का क्या नाम है? तो इनके न्यूज़पेपर का नाम देखो, ये था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, ये इनके क्या आता है? न्यूज़पेपर का नाम आता है। किनके? तो महात्मा गांधी के। बाद में महात्मा गांधी इंडिया आते हैं, तो इंडिया में इनसे जुड़े हुए कई सारे काम होते हैं। अगर मैं क्रम से बताऊं तो 1917 चंपारण, फिर उसके बाद में 1918 यहाँ पर 2 काम है। एक तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल वर्कर मूवमेंट, मिल मजदूर आंदोलन, और एक 1918 में आपके ये कौन सा हो जाएगा? आपकी खेड़ा सत्याग्रह, जिनमें महात्मा गांधी डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए थे। एक 1919 में खिलाफत मूवमेंट, लेकिन वो मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया, लेकिन 1920 में फिर इन्होंने खिलाफत वाली जनता को ही किस में ले लिया? असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन। फिर महात्मा गांधी ने जो है 1922 में चोरा चोरी कांड के कारण इस आंदोलन को क्या कर दिया था? बंद। तो 1922 में चोरा चोरी कांड के कारण इस घटना को क्या कर दिया? इस आंदोलन को क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसके बाद में बात करें तो महात्मा गांधी में मुख्य रूप से नाम कहाँ आता है आपकी? तो 1930 2 चीजें हुई थी 1930, एक तो दांडी मार्च और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिनमें महात्मा गांधी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। फिर इसके बाद में 1931 में, तो 1931 में गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। फिर बात करें यदि, तो 1932 में महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया था और एक समझौता हुआ था बाद में 1932 में, जिसे कहते हैं पूना समझौता। पूना समझौता जो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ। क्या इतनी बात समझ में आई आप सभी को? ठीक है, चलो। तो ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। चलो मैं थोड़ा सा साइड में हो गया, एक बार देख लो इसे अच्छे से। चलिए, इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, जहां अबरक सबसे ज्यादा उत्पादित होता है?
चलिए, तो ध्यान देना, सर्वाधिक भंडार कहाँ है आपके? राजस्थान में है। वैसे अगर अपन राजस्थान की जगह एक ऑप्शन आंध्र प्रदेश होता तो आंध्र प्रदेश में भी आपके जो है अबरक का उत्पादन क्या होता? थोड़ा ज्यादा होता। ठीक है, अबरक के लिए देखो फेमस जगहें कौन कौन सी हैं। तो अबरक के लिए देखो मुंगेर, गया, कोडरमा, कोयम्बटूर, नेल्लोर, ये जगहें जो है अबरक के लिए क्या है? फेमस है। अबरक एक कैसा खनिज है? तो देखो खनिजों की भी अपन 3 तरह की कैटेगरी बांटते हैं। खनिज भी कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के खनिज होते हैं। यस और नो? कैसे 3 तरह के खनिज कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक हो जाएगा धात्विक, एक हो जाएगा अधात्विक, और एक हो जाएगा आपकी वो हो जाएगा ऊर्जा खनिज। धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा। धात्विक खनिजों को 2 भागों में बांट लेते हैं, धातु या लौह अयस्क और अलोह में। लोहे में कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसमें मैग्नीज, लोहा, क्रोमियम, निकल। और अलोह में क्या हो जाएगा? तो अलोह में सोना, चांदी, सीसा जस्ता, ये सारी चीजें अलोह में आ जाएगी। अधात्विक में कौन कौन सी आ जाएगी? तो संगमरमर। इसके बाद में बात करें तो इसी में आपके जो है अधात्विक में और क्या आ जाएगा? तो आपके लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर। इसी में आ जाएगा अबरक, इसी में आ जाएगा एस्बेस्टोस। अच्छा, ऊर्जा खनिज में अगर अपन बात करें तो ऊर्जा खनिज में क्या क्या आता है आपकी? तो एक तो जीवाश्म खनिज। अब जीवाश्म खनिज में क्या आ जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम, ये जीवाश्म खनिज हो जाएंगे। और वहीं बात करें यदि तो दूसरा आता है आपकी जीवाश्म खनिज के बाद में आपके जो है ऊर्जा या आणविक खनिज। आणविक खनिज में ग्रेफाइट, यूरेनियम, थोरियम, ये सारे इसी में आ जाएंगे। आगे बात समझ में यहाँ तक की? चले, एक बार इसे अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। यहाँ ऐसी कोई चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई हो, एक बार इसे अच्छे से देखिएगा। ठीक है, 2 मिनट का जो है मैं यहाँ पर आपको समय दे रहा हूँ इसको लिखने का। चलिए, ठीक है, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष? चलिए फटाफट बताइएगा कि ये आपका जो प्रधानमंत्री इसकी नियुक्ति कौन करता है। यहाँ ध्यान देना, शब्द कौन सा आ रहा है? नियुक्ति। कि सर हम नहीं चुनते हैं क्या? नहीं, आप नहीं चुनते हो, आप चुनते हो अपने सांसदों को या संसद के सदस्यों को, और लोकसभा में जिनकी मेजॉरिटी होगी उन्हीं का लीडर जो है
उन्हीं का लीडर क्या कहलाता है? पीएम कहलाता है। ये जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सारे के सारे लोग जो संसद में पहुंचे हैं। ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? जनता का। और आपने जिन्हें चुन के भेजा है, ठीक है, आपने जिन्हें अपने में से चुन के भेजा है, वो फिर अपने में से किसी एक को चुन के क्या बनाते हैं? पीएम। और इसका नाम कहाँ रिकमेंड करते हैं? राष्ट्रपति के पास में। और राष्ट्रपति इसको क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। शब्द ध्यान देना, नियुक्त। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो असल में जब तक कि लोकसभा का बहुमत है, या यूं मैं कहूं लोकसभा में बहुमत रहने तक, लोकसभा में बहुमत रहने तक। कि सर 5 साल नहीं होता है क्या? बिल्कुल 5 साल होता है, लेकिन अगर मान लो लोकसभा में बहुमत नहीं रहा तो इनका कार्यकाल जो है वो पहले समय से पहले भी तो भंग हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि भाई इनका कार्यकाल पूरा 5 साल ये पूरा करके ही जाएंगे। लोकसभा में जब तक बहुमत रहेगा तब तक ये आप क्या रहेंगे? प्रधानमंत्री रहेंगे। नेक्स्ट देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। और इस हत्याकांड की जांच हेतु एक कमेटी बनाई गई। और इसकी जांच हेतु जो कमेटी बनी, इस कमेटी का नाम क्या है आपकी? हंटर कमेटी। हंटर कमेटी। इसकी जांच हेतु जो कमेटी बनी, इस कमेटी का नाम क्या है आपकी? हंटर कमेटी। क्लियर है यहाँ तक की बात? नेक्स्ट देखो, थार मरुस्थल में किस तरह की जलवायु पाई जाती है? तो आप कहोगे कि थार के मरुस्थल में ट्रॉपिकल ड्राई कंडीशन जो है, या अपन ड्राई नहीं कह के, ड्राई तो कहेंगे एरिड कंडीशन है, शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। कैसी परिस्थितियां पाई जाती है? शुष्क। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है शायद मैंने ये पहले पढ़ाया हो आपको। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है अनुच्छेद 25 के अंदर। कहाँ दिया हुआ है आपके? अनुच्छेद 25 के अंदर। अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य, 25 से 28 के मध्य अपने को क्या मिलता है? तो 25 से 28 के मध्य धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पोंगल भी कर चुके हैं, पोंगल जैसा त्योहार भी पढ़ चुके हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये किसने दिया था? फटाफट बताओ। चलो, तो ध्यान देना, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी ने। वहीं सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बाल गंगाधर तिलक क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। लाला लाजपत राय ने कौन सा दिया था? साइमन गो बैक। और साथ ही साथ ये कहा था कि मेरे सिर पे पड़ा एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के ताबूत में कील के समान होगा। ये कहने वाले व्यक्ति कौन है? तो यह नाम किसका आ जाएगा? लाला लाजपत राय जी का। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आप कहोगे सर ये पढ़ चुके हैं। और गुजरात राज्य की तटरेखा क्या होती है? सबसे लंबी। यहाँ राज्य पूछे तो गुजरात और नहीं पूछे तो अंडमान निकोबार। जब राज्य ऑप्शन में नहीं होगा तो आप सीधी तौर पर क्या करोगे? अंडमान निकोबार ही करोगे। ठीक है, दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जिसके अंदर द्विसदनीय विधायिका है? वैसे इसको जो है अपन पहले देख चुके हैं। इससे पहले अपन ये देखते हैं, सूर्य मंदिर किस राज्य में बना हुआ है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। चलो, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, उसको छोड़ देते हैं। पॉलिटी से ज्यादा अपन दूसरे क्वेश्चन करें तो ठीक रहेगा।
चलिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर है। वहीं अगर अपन बात करें, उड़ीसा के अंदर एक जगन्नाथ मंदिर है फेमस। कौन सा? जगन्नाथ मंदिर, जहाँ की क्या फेमस है? रथ यात्रा। जगन्नाथ मंदिर की क्या फेमस है? रथ यात्रा। और वो रथ यात्रा जो है तीनों भाई बहन की निकाली जाती है। इनमें नाम किसका आ जाएगा? तो इस रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण, इनकी सिस्टर सुभद्रा जी और इनके ब्रदर बलराम जी, इन सब की जो है यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है। गुजरात में कोई फेमस टेम्पल बताओ आप लोग कमेंट करके। राजस्थान में तो एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर के अंदर। एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर के अंदर। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, एक सेकंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको छोड़ो अभी हाल फिलहाल के लिए। भारत में कोयला जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चलो, यही एक चीज ध्यान से समझना, कोयले के टोटल 4 प्रकार हैं। कोयले के प्रकार कितने हैं? तो कोयले के टोटल 4 प्रकार हैं। कोयला कौन कौन सा है? कोयला है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे ज्यादा फेमस इनके लिए इलाके कौन कौन से हैं? तो बिटुमिनस के लिए तो है, खाली बिटुमिनस के लिए तो है रानीगंज, और ये रानीगंज कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। लिग्नाइट के लिए है नेवली या नवेली खान, नेवली खान, और ये नेवली खान कहाँ पड़ती है आपके? तो नेवली खान पड़ती है आपके तमिलनाडु में। फिर बात करें यदि, तो कोयला वैसे इसमें झारखंड उत्तर हो जाएगा आपकी, झारखंड में ओवरऑल सबसे ज्यादा मिलता है। ये लिग्नाइट जैसा ही सुना सुना आपने कहीं और कुछ भी होगा। ये जो आपके लौह अयस्क है, लौह अयस्क कौन कौन से हैं? यही एक कंफ्यूजन होता है जहां पर सबसे ज्यादा। ठीक है, कौन कौन से? तो देखो, लोहे के प्रकार कौन कौन से? मैग्नाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ये किसके हो जाते हैं? तो लोहे के अयस्क हो जाते हैं। ये सारे किसके अयस्क हो जाते हैं? तो ये सारे लोहे के अयस्क हो जाते हैं। अगला देखिएगा, भारतीय राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को जो है घोषित कर सकता है? यहाँ पर क्या है प्रश्न आपकी कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये किस तरह और कौन घोषित कर सकता है, इसके बारे में अपने को बताना है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी अब तक इंडिया में कितनी बार लगी है? 3 बार लगी है। कितनी बार लगी है? 3 बार लगी है। 356 क्या है? 356 है आपकी प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन है, और ये जो है इंडिया में लगता ही रहता है। 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, और इंडिया में अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है? तो अब तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। भाग 18 के अंदर जो है संविधान के इनका उल्लेख मिलता है। इससे पहले आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है, उत्कर्ष की जो दिवाली सेल है वो आज समाप्त होने वाली है। तो आप सभी के सभी जो है, एक तो टाइम पे उत्कर्ष का जो है जो भी तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप की हो, चाहे वो एयरफोर्स वाई ग्रुप की हो, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच की जो आपके प्राइस रखी गई है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की है 2200, वाई की है 1800 और एक्स वाई बोथ की कितनी है 2700।
इसके अलावा अगर मान लो आप में से कोई प्रिपरेशन कर रहा हो आपकी आर्मी टेक्निकल की, तो उसकी है 1700, आर्मी एनए की 1700, जीडी की 1000 और आर्मी क्लर्क की 1300 रुपये फीस रखी गई है। वहीं बात करें एनडीए टारगेट बैच लाइव क्लासरूम बैच है, उसकी तो है आपके 3000 और वहीं रिकॉर्डेड की कितनी है 2500। नेक्स्ट यदि अपन बात करें एनडीए फाउंडेशन की, तो एनडीए फाउंडेशन की जो आपकी ऑफर प्राइस रखी गई है लाइव बैच की वो है 4500 और रिकॉर्डेड बैच की कितनी रखी गई है 3500। और वहीं बात करें एयरफोर्स XY ग्रुप के जो है स्काई फाइटर का जो MCQ बैच है आपकी एक्स ग्रुप का है 300 और एयरफोर्स Y ग्रुप का भी है 300 और दोनों का कॉम्बो बैच लेते हो तो आपको कितने का मिल जाएगा 500 रुपये का। कितने का मिल जाएगा आपको 500 रुपये का। और ये जो है आपके उत्कर्ष के जो प्राइम फीचर्स जो हैं उसकी क्या आपके फीचर्स ऐड हुए हैं उत्कर्ष प्राइम में। एक तो आपको प्रीवियस कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, साथ ही में अनलिमिटेड डाउट आप पूछ सकते हो, टेस्ट क्रिएट कर सकते हो अनलिमिटेड। ई रिवीजन बुकलेट मिल जाएगी आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक की बुक भी मिलेगी और उस बुक का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको। और एमसीक्यू बैच जो है वो आपको प्राइम में आपके साथ में मिल जाएगा। तो इसी के साथ आप सभी को बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद सभी को।